इस शो में नैब तरमीम की कई शिकें कालादम, तमाम खत्म इंक्वायरीज और केसेस बहाल। नैब तरमीम की 10 में से 9 तरमीम कलदम करार, साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म के केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। चेयरमैन नैब की 4 साला मुद्दत बहाल, किस किस के खिलाफ मुकदमात बहाल होंगे, तफसीलात मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। नैब तरामीम जो हुई थी पार्लियामान की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मुख्तलिफ जमातों का इस पर रिएक्शन आया है और पीपल्स पार्टी कहती है कि मुतवक्के था और इसके कानूनी और सियासी नुकात पर बहस जारी है। इसका नैब अमेंडमेंट्स का नैब की कारकर्दगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, खासतौर पर कितने केसेस बंद हुए, उनकी अमाउंट कितनी थी। मैं आपको ये बताता चलूँ, तहरीरी फैसला क्योंकि आ चुका है, मजमूई जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने तफसीलात दी थी इन द ऑनरेबल कोर्ट, उनके मुताबिक तकरीबन 386 रेफरेंसेस ऐसे थे, यानी 386 रेफरेंसेस ऐसे थे जो साल 2022 में, और जबकि 212 रेफरेंसेस ऐसे जो साल 2023 में रिटर्न हुए थे। ये रेफरेंसेस वो थे, ये रेफरेंसेस की बात सिर्फ हो रही है, ये मजमूई तौर पर 600 रेफरेंसेस तकरीबन 150 अरब रुपए के ये वापस हो चुके थे, यानी इनको नैब अमेंडमेंट्स के बाद वापस कर दिया गया था। और साथ साथ इसमें मेजॉरिटी ऐसे थे जो खास तौर पर 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से कम केसेस थे जो बंद कर दिए गए थे नैब की इन अमेंडमेंट्स के बाद। इनमें से सिर्फ 35 केसेस ऐसे हैं नाज़रीन, ये बड़ा अहम फैक्ट है आपके सामने जो रख रहे हैं, कि 35 केसेस ऐसे हैं जो इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हैं। यानी जो हम बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं कि साबिक सदर, कुछ वज़ीर आज़म और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स, पॉलिटिशियंस, वो सिर्फ 35 है। मेजॉरिटी का ताल्लुक जो है वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से, यानी ब्यूरोक्रेसी से है। और ये आप देखें तो जो अब लग ये रहा है कि जो एहतसाब का निज़ाम आगे बढ़ेगा, उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ना जी सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, फला जगह सिस्टम, और सिंध में तो खास खिलाफ भी अब नैब हाथ बढ़ाने लगा है। इस पर सवाल उठाएंगे। आपके सामने उन सियासतदानों का पहले नाम रख देते हैं। इसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, गिलानी, आसिफ जरदारी, इनके खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस बहाल हो गए हैं। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ मशकूक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, पाक लेन रेफरेंस ही बहाल हो गया। लीगी रहनुमा शाहिदा खान अब्बासी साहब के खिलाफ LNG रेफरेंस, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ भी मुकदमात बहाल हो जाएंगे। सलीम मानीवाला साहब के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस, इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस केस, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, ये केसेस बहाल होंगे। प्ली बार्गेन से मुतल्लिक तरमीम कलदम करार देकर नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान हैं। चौहान साहब, आपने एहतसाब की हमेशा बात की है, सर आज बताएं ये कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है एहतसाब की हिस्ट्री के लिहाज से, और क्या ये मुस्बत कदम है, ये अच्छी तरफ है कदम या मनफी तरफ है? चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर एहतसाब जो है वो बेलाग होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट और हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को जनाब उसके दायरे इख्तियार के अंदर लाना चाहिए। मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको पिछले 22 साल का 25 साल का जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जो मुझे हुआ है, मैं आपके सामने रख दूं कि जितनी पाकिस्तान के अंदर करप्शन और जितनी लूट मार ब्यूरोक्रेसी में है, उसका अशर अशीर भी जो है वो सियासतदान, इलेक्टेड पॉलिटिशियन को नहीं करता। हमारे यहाँ पर एक पटवारी से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक खरबों डॉलर की लूट मार जो है ना वो यहाँ पर माहाना, सालाना, रोज़ाना के हिसाब से होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारे का सारा मवर्द इल्ज़ाम जो है वो सियासतदान को जो है वो ठहरा दिया जाता है, वजीर को, बशीर को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, और वो ब्यूरोक्रेट जो है वो पत्नी गली से जो है वो निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बेलाग एहतसाब होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि लोग सियासत और अफसरशाही जो है वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं और अरबों खरबों डॉलर लूट के जो है वो पैसा जो है वो बाहर भेज देते हैं, और वो बाहर जो पैसा जाता है
वो बाहर की मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के हवाले से इस्तेमाल होता है। तो ये डबल तरीके से पाकिस्तान का जनाब इकोनॉमी का और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश करता है। एक करप्शन यहाँ पे होती है, दूसरा उस करप्शन से लूटा हुआ पैसा बाहर के बैंकों में और बाहर के कारोबारों में जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है। ये डबल जो है वो टीका लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और ठीक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और इसको मजीद जो है वो सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। सर आपने कहा भी कि देखें इसमें ब्यूरोक्रेसी और आप जैसा कह रहे हैं इसमें तो 35 लोग ऐसे हैं 598 में से जो इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स रहे, इसमें 328 में से 327 आप कह लें, मतलब मेजॉरिटी 398 में से 327 जो रेफरेंसेस हैं वो इस वजह से खत्म हुए थे कि वो 50 करोड़ रुपए से कम थे। ये 2022 के 398 की बता रहा हूं मैं, जो 2022 में खत्म हुए थे, कि वो 50 करोड़ से कम के केसेस थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन होती है, ये केस ही कम के बनते थे 50 करोड़ से कम के, और 50 करोड़ भी अच्छा खासा हजम है। और ये एंटी करप्शन को भेजे जाते थे सूबाई, और सूबाई एंटी करप्शन भी सूबाई हुकूमत का होता था, जहां उन्हीं के अपने भाई बंदे बैठे होते थे और वो आपस में लेन देन और मामला तय करके खत्म कर देते थे। तो क्या अब ये सिलसिला रुक जाएगा? हम ये तवक्को रखें? देखिए सिफान भाई, बात यह है करप्शन 1 रुपए की हो या करप्शन 50 करोड़ की हो या 50 करोड़ से ज्यादा की हो, जब आप सरकार का पैसा खाते हैं, सरकार के पैसे में गबन करते हैं, सरकार के पैसे में एम्बेजलमेंट करते हैं, और उस एम्बेजलमेंट के नतीजे में, उस सरकारी पैसे में खुर्द के नतीजे में सारे का सारा बोझ जो है वो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और कंसिक्वेंटली पाकिस्तान की आवाम पे आता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वजीर हो, चाहे मुशीर हो, चाहे MNA हो, चाहे MP हो, अगर वो सरकार का पैसा लूटता है, वो सरकारी अपने फंड्स में से, अपनी मिनिस्ट्री के फंड में से, अपने सरकारी वसाइल को, ओहदे को इस्तेमाल करके मुल्क और कौम का पैसा लूटता है, तो वो 1 रुपए की हो या 50 करोड़ की हो या उससे ज्यादा की हो, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और बेलाग होनी चाहिए। Exactly. और चौहान साहब, ये भी इसमें दूसरी हकीकत ये भी है कि ये 600 रेफरेंसेस तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ये तो फाइल हो चुके थे अदालत में। 600 ही और तकरीबन रेफरेंसेस जो मेरी इत्तलात हैं जो या तो जेर तकमील या बन रहे थे या बन चुके थे या जमा होने वाले थे और वो रुक गए थे। तो यानी ये सिर्फ 150 अरब कितनी बड़ी अमाउंट होती है चौहान साहब, ये तो वो हैं जो कोर्ट में थे, 600 ऐसे हैं जो कि बन चुके थे या फाइल होने वाले थे, तो वो और थे और उनका और बड़ा हजम था, और वो भी अब बनेंगे। इसका मतलब ये मुल्क में भर में शुरू हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव। इसका मतलब उस जोर को सब ने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। वो बात आ वाली है कि ये तो 150 अरब का सामने आ रहा है, कई 100 अरब, कई हजार अरब हैं जो इस पाकिस्तान के अंदर बरसे इक़्तिदार पार्टियों के लीडर्स, वजीर, मशीर, वजीर आज़म, वजीर आला और फिर उनके असिस्टेंस करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज और आपके मुख्तलिफ अदारों के हेड, DGs, उनके उन्होंने लूटमार की है। आपके सामने आप देख लेना, सिंध के अंदर आप किस अंदाज से आपको 17वें ग्रेड के जनाब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट भी नहीं उनको कहा जा सकता, सरकारी अफसर कह सकते हैं ज्यादा, आप देख लें उनके घरों से, और जो जब नैब और सरकारी अदारे और पुलिस और FIA और एंटी करप्शन जब वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर कार्रवाई करते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। वो जो खालिद लांगू था, या पता नहीं कौन सा लांगू था आपका बलोचिस्तान का, वो 17वें, 18वें, 19वें ग्रेड के अफसरों के घरों से जनाब अरबों रुपए निकलते हैं, अरबों रुपए। तो इसकी कोई पूछ पड़ती है, इसका कोई। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं ये समझता हूं कि इनको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। बहुत सही, कैसे मीडिया ट्रायल ना हो, मीडिया ट्रायल करके आप हीरो बना देते हैं, वो आते हैं, वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, वो बाहर जनाब कनाडा में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, कोई स्पेन में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई UAE में कर रहा है, कोई सऊदी अरब में कर रहा है, कोई श्रीलंका में कर रहा है, कोई बांग्लादेश में कर रहा है, शुगर मिले, कॉटन मिले, गंदम की मिले, और जनाब पता नहीं क्या ऊपर टैक्सियों के जनाब कारोबार, ये सारे सियासतदानों के बाहर के मुल्कों में जनाब वो वहां पे है, और इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के भी। तो इनको मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाया जाए ना किसी को। आप पुदीना चोरी करने वाले को, आप जनाब धनिया चोरी करने वाले को, अपने भूख की आप 1000 और लाख की जनाब चोरी या कोई करप्शन करने वाले को तो आप जनाब आप निशाना इबरत बना दें। जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं
उनको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाए पाकिस्तान का अदालती सिस्टम। दुरुस्त बात है चौहान साहब, तो ये 600 रेफरेंस जो है ना, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और जो आप जिस तरह आपने भी खुद कहा कि ये तो हुआ जो नजर आ रहा है, जो पीछे हैं वो और ज्यादा हैं, जो रुक गए थे, बने ही नहीं इसी वजह से, अमेंडमेंट की वजह से। तो ये अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फैसला हो भी जाए तो ये हाई कोर्ट जाती है अपील, फिर आगे सुप्रीम, जो भी इसका अपील का प्रोसीजर होता है, तो वहां बहुत सी सजाएं कलअदम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और फिर ये मामला वहीं का वहीं जीरो पर, सिफर पर आ जाता है, और जिसमें आप कह रहे हैं कि बंदा हीरो बन के निकल जाता है। तो ये क्या इस दफा सिनर्जी और सिनर्जाइज होकर हम बढ़ेंगे, या इस दफा भी यही होगा? तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका। आप मुझे बताएं, पिछले 1.5 साल से इस पाकिस्तान के अंदर, पौने 2 साल से सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द आपका पूरा अदालती सिस्टम घूम रहा है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, उसको जमानत देने के लिए, उसकी फैमिली को रिलीफ देने के लिए, उसके केसेस को जनाब ओवरकम करने के लिए। चीफ जस्टिस आज चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी सारा 1.5 साल जो है ना, उस बंदे को जनाब अकोमोडेट करने के लिए, और उसकी मिसेस को, और उसके रिश्तेदारों को, उसके अजीजों को सुबह से लेकर शाम तक 5, 6, 8, 10 केसेस के अंदर रिलीफ देना, उसको स्टे देना, उसको जनाब जमानत देना, उसकी जनाब खिलाफ कार्रवाई को रोकना। ये क्या है? जब पाकिस्तान का अदालती सिस्टम ही जनाब प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब आप सासों के कहने पे चलेंगे, जब आप बीवियों के कहने पे चलेंगे, जब आप रिश्तेदारों के कहने पे आपका जज चलेगा, तो इस मुल्क में स्वागा जाना आपका इंसाफ होगा। तो यहाँ पर तो इंसाफ है ही नहीं है। यहाँ पर बात आपकी ठीक है, एहतसाब अदालत फैसला देती है, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब स्टे हो जाता है। हाई कोर्ट में कोई फैसला आता है तो हाई कोर्ट के डबल बेंच में स्टे हो जाएगा, डबल बेंच फैसला देगी तो फुल बेंच पे स्टे हो जाएगा, उधर से जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पे चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का कोई फार्मूला ही नहीं है। मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करूंगा, आप पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने का एक आपने फार्मूला रखा हुआ है, आपने जनाब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जनाब आने के लिए CSS का एग्जाम रखा हुआ है, PCS का एग्जाम रखा हुआ है। आप मुझे बताएं, जजेस की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कौन सा एग्जाम है, कौन सा फार्मूला है? सारी तैनाती जो है ना सिफारिशों के ऊपर होती है, कोई जूनियर जज सीनियर लग जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा झगड़ा ये चल रहा है कि आपके अच्छे खासे जो है वो जूनियर जज आके जो है वो लगे हुए हैं, जो सीनियर जज है वो हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं। तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई एग्जाम रखे जाए जो प्रॉपर एक फार्मूला हो कि जो इन एग्जाम्स को क्लियर करेगा, इस पूरे प्रोसेस को क्लियर करेगा, वो जज लगेगा, सिफारिश नहीं लगेगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कर दी जी। अच्छा, एक हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अदालती इस्लाहत पे आप जो बात करें तो शायद सभी आपसे मुत्तफिक हों, लेकिन नैब की आप उम्मीद रख रहे हैं कि, और आप कह भी रहे हैं कि वेलकमिंग है जो भी आज फैसला आया है, लेकिन बहुत से जो आपकी फिटर्निटी है पॉलिटिकल, उसमें लोग कह रहे हैं कि नैब एज अ विच हिंटिंग और जो आमिर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है आर्म ट्विस्टिंग के लिए पॉलिटिशियंस की, तो क्या ये दुरुस्त है? ओपिनियन सियासतदान ऐसा समझते हैं मजमूई तौर पर? फयाज चौहान साहब क्या कहते हैं इस पर, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और फयाज चौहान साहब साथ हैं हमारे, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उनसे जानते हैं कि सियासी मंजरनामे में क्या इसके असर होंगे, और साथ साथ जो लोग तनकीद कर रहे हैं नैब के ऊपर, उस पर वो क्या कहते हैं। क्योंकि चौहान साहब, एक पहला जो मैं ब्रेक से पहले छोटा सवाल के, अब ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि नैब इस्तेमाल हुआ और नैब इस्तेमाल हमेशा होता है, ये फिर इस्तेमाल होने जा रहा है नैब क्या? नहीं, आपने सवाल पूछा था कि आमिर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं नैब को। ना तो नैब किसी रिटायर्ड जनरल ने, ना किसी मार्शल्ला लगाने वाले जनरल ने, ना किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, नैब उसने नहीं बनाई। नैब बनी थी एहतसाब ब्यूरो, सबसे पहले बना था, सैफुर रहमान साहब उसके हेड थे। 97 से लेके 99 तक जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये नैब बनाई। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि 2007 से लेके अब तक कौन सा मार्शल्ला है, या कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या कौन सा कोई जनरल है कि आप कहिए आमिर जनाब इस्तेमाल करते हैं अपने हक में। और भाई जमहूरी हुकूमतें हैं, अब जमहूरी हुकूमतें अगर उसका मिस यूज करती हैं या उनसे वो कंट्रोल में नहीं होता, तो पहली बात यह है कि नैब एक आज़ाद अदारा है। नैब के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म का भी और हुकूमत का भी कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ कंट्रोल इस हद तक है कि हर साल जो आपका बजट आता है, पास होता है,
तो उसका बजट जो है वो एलोकेट करना होता है वफाकी हुकूमत ने, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है फाइनेंशियल उसके मुताबिक। उसके अलावा एक नायब कासिद भी नायब के अंदर जो है वो वजीर आजम या वफाकी हुकूमत जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकती, उसको नौकरी नहीं दे सकती। तो अब चीजों को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो जमहूरी हुकूमतों ने करना है। जो पिछले 3-4 टेन्योर आपके हैं वो जमहूरी हुकूमतों के हैं। तो अगर नाअहली है तो जमहूरी हुकूमतों की है, नाअहली है तो जमहूरी वज़राए आज़म की है। इस पे ये बात कहना कोई सियासतदान के लिए आमिर इस्तेमाल करते हैं, आमिर अजीब ढकोसला है ये। सही। तो भाई कौन से आमिर इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, दूसरी बात जॉन साहब ये बताते जाएं, क्योंकि आप ये मुस्तकबिल के मंजरनामे की तरफ जरा आते हैं ना, आज के इस फैसले का असर किस किस शख्सियत पर किस तरह पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब, उनसे शुरुआत करते हैं। अक्टूबर में ऐलान कर चुके हैं वापस आने का मुल्क में, अब वापस आएंगे क्या? देखें, अगर तो इसके ऊपर ये केस स्टार्ट हो गया है आज के फैसले के बाद, इस पे कोई रिवर्स ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अच्छा। क्योंकि इसका इम्पैक्ट नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, यूसुफ जई गिलानी साहब पे, शायद फरकान अब्बासी साहब पे, और सारे जितने आपके सामने आसिफ जरदारी साहब हैं, इन सारों के केसेस थे। और मैं ये समझता हूँ कि केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। या तो वो अपने आप को बरी करवाएं, या फिर अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सजाएं हो। अच्छा। लेकिन अदालती सिस्टम का आपको मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपके इसी प्रोग्राम के अंदर कि हमारा अदालती सिस्टम तो अजीबो गरीब है ना। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। ये आपने कहा कि आपको लगता है कि ये वापस नहीं आएंगे। अगर ये वापस नहीं हुए या केसेस दोबारा रिवर्ट नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो बहुत से लोग कहते हैं कि उनसे वो शायद मुस्तकबिल के मंजरनामे में उनका बड़ा अहम किरदार है। उनका आज के इस फैसले से उन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जी, मंजरनामा मुस्तकबिल का पाकिस्तान की अवाम अगर चाहती है तो मैं ये समझता हूँ कि IPP से बेहतर और एक नई क़यादत, और ऐसी क़यादत के जिसके पास कारपोरेट सेक्टर से लेके, तजारत से लेके, ज़राअत से लेके, सनत, हर शोबे के अंदर वो बासलाहियत हो और उसने अपनी परफॉर्मेंस आला सतह पे दिखाई हो, ऐसी ही किसी शख्सियत की और ऐसी ही नई पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की निजात दहिंदा भी बन सकती है और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल भी बन सकती है। मेरी नज़र में तो IPP और जहांगीर तरीन साहब सबसे सुटेबल एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और अलीम खान साहब पंजाब के वज़ारत आला के हवाले से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट बनते हैं। बाकी सबको देख लिया है पाकिस्तान की आवाम ने। मैं तो IPP का तर्जमान होने के नाते से ये कहूँगा कि बाकी तो किसी के हवाले से जनाब पाकिस्तान की आवाम रास्ते मदीना के नाम पे भी देख चुकी है जो कुछ हुआ, फिर आपका जनाब एशियन टाइगर के नाम पे भी देख चुकी है, रोटी कपड़ा मकान के नाम पे भी देख चुकी है, लेकिन जो हासिल वसूल हुआ वो धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए। लेकिन तो अब मुझसे लोग पूछते हैं यार कि आप जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं। मैं भी ये पूछने वाला था कि आप जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं तो वो भी तो इस सिस्टम का हिस्सा ही रहे हैं, वो कोई अलग से तो नहीं आए, वो भी इसी सिस्टम से और शुगर के हवाले से, और शुगर बैरन है, आप खुद शुगर मिलों का जिक्र कर रहे थे अभी। मैं बताता हूँ आपको, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम सियासी जमातों के सरबराहों के और उनके खानदान का आप टैक्स जो है ना सालाना, उसको एक्यूमुलेट करें, एग्रीगेट करें, जमा करें, वो कम होगा। और जहांगीर तरीन साहब जो सालाना टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जनाब टैक्स पेयर पॉलिटिशियन, पहली चीज। दूसरी चीज, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिलों से मुतल्लिका जितने काश्तकार हैं, एक टेडी पैसे का किसी का बकाया नहीं है। और बाकी तमाम जरदारी खानदान से लेके, शरीफ खानदान से लेके, जितने बलोर खानदान और आपके KPK के हुक्मरानों के अरबों रुपए के बकाया जात गरीब काश्तकारों के आपको नजर आएंगे। जहांगीर तरीन साहब का एक टेडी पैसा आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये, आप उनके जितने मुलाजमीन हैं, ज़राअत के हवाले से उनकी देख लें इनोवेशन जो ना, पूरी जो उनके फार्म हाउसेज हैं, सनत के हवाले से उनकी इनोवेशन, और उनकी ज़राअत और सनत और उनके कारपोरेट सेक्टर के अंदर जितना बिजनेस है, कोई मुलाजिम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि यार उसकी तनख्वाह, उसके बकायाजात, उसके फैसिलिटीज। तो ये इंसान की शख्सियत और पर्सनैलिटी वो बड़ी अच्छी बात है कि आप बाकी आप पॉलिटिशियंस के चले जाए ना कारोबारों के अंदर,
उनसे मुतलका जो लोग हैं, लेकिन चौहान साहब, मैं तो कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही देख रहा हूँ ना, नवाज शरीफ साहब भी वहीं उसी कतार में हैं जिसमें जहांगीर तरीन साहब हैं। आप भी जानते हैं बहुत एक लीगल बैरियर्स भी हैं, ये अबूर कर ही नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए खास तौर पर टेक्निकल उनकी जो इस वक्त कन्विक्शंस हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये तो जहांगीर तरीन साहब हैं, आपके जो साबका पार्टी के सरबराह चेयरमैन थे, तो उनके मुश्किलात कम होंगी इस अमेंडमेंट के बाद? क्योंकि वो तो फतह बना रहे हैं इस वक्त के उनकी अपील या उनकी पिटिशन के ऊपर, उन्होंने जो पिटिशन फाइल की थी उसके ऊपर आज फैसला आ चुका है। उनके वकला, उनके जो पार्टी के जो बचे कुछ लोग हैं, तो ये जो फतह और जश्न का समय है उनके कैंप में, इस पर रोशनी डालें, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी इस आज के फैसले के बाद। बिल्कुल ठीक है राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब। अब थोड़ी देर बाद समझ आएगी जब ठंडे तरीके से सोचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकला है, अभी 50 करोड़ की हद इन्होंने रखी थी कि जब 50 करोड़ से कम होगा वो नैब डील नहीं करेगी। तो अब बहुत से केसेस हैं करप्शन के, जो केसेस अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके मिसेस के ऊपर, उनकी जनाब फैमिली में उनकी बहनों के खिलाफ और बाकी उनके अजीज़ व कारब के खिलाफ, और सारे के सारे जनाब उसमें शिकंजे में आएंगे, कुड़की में आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के वकला को इस पे ज्यादा शादियाने नहीं बजाने चाहिए। वो भी जनाब इसकी जद में आएंगे, ये जो आज फैसला हुआ है। तो वो तो आपके अलीम खान साहब भी नैब में रहे हैं, तहवील में गिरफ्तार, बल्कि पीटीआई के हुकूमत में हुए हैं, आपकी पार्टी के जो सदर है मरकजी, तो वो भी फिर आ सकते हैं इस पे? तो मतलब इन एनी केस क्या अगर एहतसाबी का अमल शुरू होने जा रहा है चौहान साहब, तो आपकी पार्टी के बहुत से लोग जी देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो 10 अमेंडमेंट्स हुई थी, इन अमेंडमेंट से फायदा किसको हुआ था? एग्जैक्टली फायदा हुआ था वो तो 598 रेफरेंसेस हैं जो जिनको फायदा हुआ, इनका नहीं है रेफरेंस। लेकिन ये जब एहतसाब का अमल ही शुरू होगा तो वो तो अक्रॉस द बोर्ड फिर दोबारा से सारे पुरानी इंक्वायरीज के अमल से वो गुजर चुके हैं ना। अलीम खान साहब एहतसाब के अमल से गुजर चुके हैं। अगर वो गिल्टी होते तो नैब उनको सजा दे देती, अगर वो मुजरिम होते तो नैब जनाब उनके खिलाफ फैसला कर चुकी होती। वो तो प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो इस नैब तरमीमी बिल से मुस्तफीद नहीं हुए, वो इसके बेनिफिशियरी नहीं है। बेनिफिशियरी जो लोग हैं वो आपका टीवी चैनल भी इस वक्त दिखा रहा है, और सारे टीवी चैनल आज 1 बजे से जो है वो दिखा रहे हैं कि कौन कौन से सियासतदान, कौन कौन से वजीर मशीर, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट, कौन कौन से साबिक वज़राए आज़म, कौन से साबिक सदर वो इन तरामीम से जनाब फायदा हासिल किया था, और जो बेनिफिशियरी था अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब इसके बेनिफिशियरी नहीं है। ये बताइए, क्योंकि जो आप ये कह रहे हैं ना कि वो साइकिल पूरा जो वो गुजर चुके हैं अलीम खान साहब, तो ये मैं जो तमाम पार्टीज हैं जिनके लीडर्स के नाम आज चल भी रहे हैं वो भी यही कह रही हैं, जैसे आसिफजारी साहब पुलिस पार्टी, वो पूरा फेक अकाउंट केस की पूरी एक्सरसाइज से गुजर चुके हैं, पाबंद सलासिल भी रहे हैं, केसेस का सामना भी किया है। यही नून लीग कह रही है कि हम तो ऑलरेडी पूरा स्विशेस जो पूरा साइकिल था उससे गुजर के फिर निकल के फिर बाहर गए, फिर वो साहब हुकूमत में। तो ये आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, ये साइकिल क्या दोबारा शुरू होगी? यानी ये वहीं से हम दोबारा ABCD XYZ तक जाएंगे? ये क्या होगा? ये पिछले साल आपका अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमजा शहबाज साहब के ऊपर, तो उसी फर्द जुर्म जिस दिन दायर होना था, आयद होना था, उसी दिन हलफ उठा रहे थे एग्जैक्टली वजारत उज़्मा की और वजारत आला का। तो ये उस साइकिल से भी गुजरे नहीं है, ये उस साइकिल से गुजरे नहीं है। मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूं कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब तो इस पूरे प्रोसेस से गुजर के निकल आए, और वो इस तरमीमी बिल के बेनिफिशियरी नहीं है। इस तरमीमी बिल के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, और फिर पूरी लिस्ट है जो आप दिखा रही है आपकी। अच्छा, फिर चौहान साहब आगे के मंजरनामे में, जैसे आपने IPP का कहा कि आपकी पार्टी IPP है, तो और क्या नजर आता है आगे के मंजरनामे? क्योंकि ये तो अब तकरीबन तमाम जमातें इसकी जद में आ गई, तमाम जमातें आ गई ना तकरीबन। अब इसमें आगे अगर जो मंजरनामा सियासी नजर आता है, फिर वो क्या नजर आता है? इसमें कौन कौन शामिल है, फिर कौन फरीक है, क्या है? मैं पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शटर डिप्लोमेसी की वजह से सऊदी अरब और खलीजी रियासतों से $50 अरब की जो एक पैकेज का बार्गेनिंग हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी की रिवाइवल, ज़राअत की रिवाइवल, सनत की रिवाइवल, तिजारत की रिवाइवल और ज़र मुबादला की जनाब से कहते हैं ना कि इस्तेहकाम के लिए, अगर तो $50 अरब आ गया, वो वाला पूरा प्लान मटेरियलाइज हो गया, अमल दरामद उसके ऊपर शुरू हो गया,
तो मेरी जाती राय ये है कि फिर पाकिस्तान के अंदर शायद इलेक्शन थोड़ा डिले हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के हवाले से एक स्मूथली और एक सिंक्रोनाइज तरीके से जनाब वो फिर काम शुरू होगा, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पे खड़ी हो और पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से निकाला जाए, माफियाज के चुंगल से निकाला जाए। 2 नंबर, जितने पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके जनाब ताजरों से लेके ये जितने जहां पे माफियाज हैं उन सारों को बंदे का पुत्र बनाया जाए, फिर तो वो पूरा प्लान होगा। अगर खुदा न खास्ता वो $50 अरब का मंसूबा मटेरियलाइज नहीं होता तो फिर मुझे जो नजर आ रहा है कि फरवरी के एंड में या मिड में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शंस फरवरी के एंड या मिड में हो जाएंगे अगर वो आप जो कह रहे हैं कि जो पैसे नहीं आते SIFC मटलाइज। मैं शुक्रिया अदा करूँगा फैयाज चौहान साहब, आपने वक्त दिया, आज ज्वाइन किया, सियासी मंजरनामे पर, आज के इस फैसले पर और इसकी इम्प्लीकेशंस पर गुफ्तगू हुई। समराइज करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलात रखी हैं। आज के इस फैसले के बाद 598 ऐसे रेफरेंसेस जिनकी कुल मालियत तकरीबन 150 अरब रुपए की करप्शन की बनती है, वो दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। इन रेफरेंसेस के अंदर तकरीबन 35 रेफरेंस इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हैं। इसके अलावा ये तमाम रेफरेंसेस मजमूई तौर पर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान यानी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ अफसरान हैं उनके इनमें शामिल हैं। इन बहाली के बाद तवक्को ये भी की जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव मजीद तेज़ी पकड़ जाएगी और मजीद करप्ट शख्सियात के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। इसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी असर पड़ेगा और यकीनी तौर पर आइंदा इलेक्शंस पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस पर आपने गुफ्तगू सुनी फयाज चौहान साहब की। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।